चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फोर्थ यूनिट ऑफ आवर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट, एंड दिस फोर्थ यूनिट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग पार्ट। आज से हम हमारी चौथी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो चौथी यूनिट है ये टोटली प्रोग्रामिंग पर डिपेंड है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपको 8051 का 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जिस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आपने 8085 में प्रोग्रामिंग पढ़ी है, 8086 हमारे माइक्रो प्रोसेसर थे उसमें प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ऐसे ही 8051 में भी प्रोग्रामिंग है। मतलब आप कोई भी ऑपरेशन करें 8051 में उसको हम प्रोग्राम का यूज करके ही करते हैं। इज इट क्लियर? आप कुछ भी करें, आप डेटा को ट्रांसफर करें, आप दो नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, आप कुछ भी करें, वी हैव टू यूज द प्रोग्राम। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला कि हम आज से अभी फोर्थ यूनिट हमारी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड है। अब प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज द प्रोग्राम? What is the program? Please listen carefully. हमें समझना है कि प्रोग्राम क्या होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं What is the program? प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम it is a logical arrangements, it is a logical arrangements of instruction. क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द प्रोग्राम? तो पहली बात समझ में आ रही प्रोग्राम की हम क्या बात कर रहे हैं। प्रोग्राम मतलब 8051 का यूज करके आपको जो भी काम कराना है, यू हैव टू यूज द प्रोग्राम। आपको कोई काम कराने के लिए प्रोग्राम जरूरत पड़ेगी। और प्रोग्राम होते क्या है? प्रोग्राम होता है लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है ना, हम देखेंगे कौन कौन से 8051 में इंस्ट्रक्शन है, सभी देखेंगे। उनका एक लॉजिकल अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कभी भी लिख दिया, उसको प्रॉपर लॉजिकल वे में लिखना पड़ेगा। और जब हमारे इंस्ट्रक्शन लॉजिकल वे में लिखे होंगे उनको मिलाकर हम एक प्रोग्राम बोलते हैं कि ये एक प्रोग्राम बन गया। अब इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। तो पहले हमको समझना होगा इंस्ट्रक्शन सेट क्या है। देखो, आप क्या वर्ड सुनने वाले हो? मैंने क्या बोल रहा हूं? आपको कौन सा वर्ड बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं इंस्ट्रक्शन सेट। ध्यान से सुनते चले। इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? देखो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला दो तो एक इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, है ना, ग्रुपिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो सिंपल सी बात है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन सेट में कोई अंतर नहीं है। मतलब इंस्ट्रक्शन सेट क्या हो गया कि ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्राम क्या हो गया? लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोनों ही में ही प्रोग्राम के अंदर भी बहुत सारे, अगर हम बात करें प्रोग्राम के अंदर, अगर अपन बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। और इंस्ट्रक्शन सेट मतलब ये भी एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लॉजिकल वे में लिखे रहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब हमें समझना है इंस्ट्रक्शन क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप उतर रहे हैं। पहले हमने समझा प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट और फिर इंस्ट्रक्शन, या यहां से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ। अब आपको समझना है कि सर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या चीज है। देखें, इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे कि आपका एक प्रोग्राम है जिसमें कि आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन करके कोई एक काम करवा रहे हैं, तो ईच एंड इंडिविजुअल इज ए इंस्ट्रक्शन एंड इट इज अ सिंपल वर्क जो आपको करवाना है। सपोज आपको सिंपल डेटा मूव करवाना है, सपोज आपको सिंपल डेटा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन हैं। समझ में आया? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो हम करवाना चाहते हैं सिंपल, ए सिंगल लाइन एक इंस्ट्रक्शन है।
सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स भी मैं बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, अभी सुनते चले। ये सिंपल लाइन एक इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन को एक लॉजिकल वे में लिख दो, आपको जो करवाना है तो प्रोग्राम बन जाएगा। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आपको केवल मैं समझा रहा था कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके सामने मैंने बोर्ड पर डेफिनेशन भी लिख दी, आप जरा देख लें। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051, हम क्या पढ़ने वाले हैं? 8051 के इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने वाले हैं। चलें, इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड विच वी गिव टू द माइक्रो कंट्रोलर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। आपको कोई काम करवाना है, कोई स्पेसिफिक टास्क करवाना है, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम को रन कराना है, तो इसमें क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कोई भी टास्क कराना है तो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है क्या? हाँ जी सर, ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगली लाइन पढ़ें, जो मैं बोल चुका हूं, बस आपको समझाने के लिए वापस से लिख दिया। मैंने आपको बताया कि मैं ना तो पूरा पार्ट आपके बोर्ड पे लिखता हूं, हर एक चीज की स्लाइड भी नहीं देता हूं, और हर एक चीज इधर पूरा ब्लैंक भी नहीं है। आपको पूरा अगर लिख दूं तो आप बोर होने लगेंगे, और अगर पूरा छोड़ दूं तो टाइम लगेगा, इसलिए मैनेज करके मैंने किया है। हाँ जी, लाइन पढ़ें अगली। एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन सेट? इंस्ट्रक्शन सेट इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने पहले बताया कि हमारा जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको आप इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, ठीक है। एंड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम। यहां लिखना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? ग्रुप कॉल्ड द प्रोग्राम, या लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम। मैं डेफिनेशन लिखा चुका हूं, ये ज्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन है प्रोग्राम की। लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम, ठीक है। अगला पढ़ें। इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्राम टेल द माइक्रो कंट्रोलर विच ऑपरेशन इज टू कैरी आउट। सिंपल सी बात है, आपने प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन लिखा तो ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा कि करना क्या है। मेरे भाई समझ में आ रहा है? यही तो बताएगा। हर एक प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ही आपको माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा कि करना क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सिंटैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे ध्यान दें। देखो हमने 8085 फर्स्ट यूनिट पढ़ ली है। फर्स्ट यूनिट में भी इंस्ट्रक्शन सेट आया था 8085 के लिए। ध्यान से सुने मेरी बात, हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, उसमें भी क्या आया था? इंस्ट्रक्शन सेट आया था। तो बिल्कुल चीजें वैसी ही हैं, चीजें बिल्कुल वैसी हैं, एकदम से चेंज नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग नई चीज आ गई। जो इंस्ट्रक्शन वहां काम कर रहा है था वही यहां पर काम करेगा। जैसे हमने बात की है कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर लगभग सिमिलर हैं दोनों में। अगर हम बात करें सिमिलरिटी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू है, माइक्रो कंट्रोलर सीपीयू है, और उसके साथ साथ जो उसके पेरिफेरल्स हैं वो भी चिप पर लगे हुए हैं। ऑन चिप आपको सभी चीजें अवेलेबल हैं। दोनों में क्या समानता है? सीपीयू, दोनों में सीपीयू होता ही है, ठीक है। तो जो आपने 8085 में पढ़ा है इंस्ट्रक्शन, वही यहां पर हो रहा है। इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स देखें, इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स लिखा है ऑपकोड, डेस्टिनेशन और सोर्स। इस इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिखें, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिखें, उसको लिखने का जो सिंटैक्स है वो यही होगा। मतलब सर सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा, जरा बिल्कुल समझें। यहां एक वर्ड लिखा है ऑपकोड, है ना, और इसके बाद मैं लिख देता हूं ऑपरांड। ध्यान से सुनना बच्चे, ऑपकोड, ऑपरांड। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं ऑपकोड क्या होता है। देखें, आप कुछ काम करवाना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। सिंपल इंस्ट्रक्शन, सपोज यू वांट अ मूव द डेटा। आप एक डेटा को मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये
क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सुनते चलें। आप एक डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करवाना चाहते हैं, तो जो पहला पार्ट है डेट इज द ऑपकोड। ध्यान से सुने, मैं बता चुका हूं ऑपकोड को, बड़े डिटेल में बता चुका हूं मैं 8085 में, फिर बताता हूं। ऑपकोड यहां पर मूव जो है वो ऑपकोड है। अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन और लिख दूं, ध्यान से सुने, एक इंस्ट्रक्शन और लिख दूं, ऐड, यहां पर आपका ऐड एक ऑपकोड है, यहां पर आपका ऐड ऑपकोड है। सर समझ में नहीं आ रहा जरा। इंस्ट्रक्शन का सबसे पहला जो पार्ट लिखा होता है डेट इज द ऑपकोड। ऑपकोड क्या होता है? ऑपकोड माइक्रो कंट्रोलर को बताता है, सीपीयू को बताता है कि करना क्या है। पूरा इंफॉर्मेशन करना क्या है वो ऑपकोड में सेव होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां ऑपकोड मूव है, इसका मतलब है कि आपको एक डेटा मूव करवाना है। किसमें? आपका डेटा इमीडिएट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। तो इस ऑपकोड को पढ़ के आपका प्रोसेसर, आपका कंट्रोलर समझ गया कि आपको डेटा को मूव करवाना है। तो दिस इज द ऑपकोड। दूसरा ADD, दिस इज द ऑपकोड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड है, इसको समझ देखकर कंट्रोलर समझ गया। क्या समझ गया? कि हमें डेटा को ऐड करना है। अब वो डेटा कहां पर है वो आगे लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ऑपकोड आपके कंट्रोलर या प्रोसेसर को बताता है कि करना क्या है। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी सर समझ गए। अब आपने सर ये ऑपरांड क्या लिख दिया, ये समझ में नहीं आया। ऑपकोड तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, ऑपकोड तो लिखा हुआ था, ये ऑपरांड क्या लिख दिया सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखें जरा, मैंने ये ऑपकोड लिखा पहले यहां पर, ध्यान से देखें, पहले यहां पर ये ऑपकोड लिखा हुआ है, फिर मैंने ऑपरांड लिखा हुआ है। ऑपरांड मतलब जिसके ऊपर आपको काम करना है। यहां पर ये दोनों मिलके ऑपरांड कैटेगरी के आते हैं, ये दोनों ऑपरांड हैं, ऑपकोड एंड ऑपरांड। ऑपकोड बताएगा करना क्या है, ऑपरांड किस पर करना है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, है ना? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बड़े आराम से समझ रहे हैं। ऑपकोड क्या करना है, ऑपरांड किस पर करना है। जैसे कि इस पहले इंस्ट्रक्शन में अगर आप ध्यान दें, मूव इज अ ऑपकोड, और ये बता रहा है कि एक डेटा को मूव कराना है जो कि डायरेक्टली गिवन है ए एक्यूमुलेटर में। तो ऑपकोड के बाद अब ये सेकंड जो पार्ट है, डेट इज द सेकंड पार्ट जो है, ये आपका ऑपरांड हो गया। दिस इज द ऑपरांड जो बताएगा किस पर काम करना है। 52 को उठा के ए में डालो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, ऐड आपका ऑपकोड हो गया, और आपको ऐड माइक्रो कंट्रोलर को ऐड, इस इंस्ट्रक्शन को, इस ऑपकोड को पढ़ के समझ गया कि हमें डेटा को ऐड करना है। अब डेटा को ऐड करना है तो आपको मैं पता होगा, आगे अपन इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ेंगे कि जब भी आपका जो डेटा ऐड होता है तो एक डेटा तो एक्यूमुलेटर में सेव होता है और दूसरा डेटा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में दिया रहता है। तो यहां पर आपका एक डेटा तो एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी है और दूसरा डेटा इमीडिएट गिवन है। तो मतलब दिस इज योर ऑपरांड जिस पर आपको काम करना है। तो ऑपकोड ऑपरांड आप समझ गए होंगे। अब आपके इसमें एक सोर्स डेस्टिनेशन और लिखा है, इसका मतलब क्या है सर? ऑपकोड आप समझ गए, ऑपरांड आप समझ गए। अब सर आपके सिंटैक्स में एक सोर्स और डेस्टिनेशन लिखा है, जी समझ में नहीं आ रहा है। देखें, सोर्स डेस्टिनेशन नाम से तो समझ में, सोर्स मतलब जहां से चीजें ओरिजिनेट होती हैं, डेस्टिनेशन मतलब जहां पर खत्म होती हैं। तो हमेशा
आप यहां पर सोर्स लिखेंगे और यहां पर डेस्टिनेशन लिखेंगे। मतलब सपोज पहले इंस्ट्रक्शन, मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको समझाने वाला हूं, बस आप इंटरेस्ट के साथ बैठिए, है ना, बड़ा आराम से प्रेम से समझे। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आपके पहले इंस्ट्रक्शन में 52 आपका सोर्स है और इसको मूव करा रहे हो ए एक्यूमुलेटर में। ऐसा नहीं लिख सकते कि आप 52 में ऐसे लिख दूं और एक्यूमुलेटर लिख दूं, है ना, डायरेक्ट डेटा इसमें नहीं होगा। मतलब ये सोर्स है, इसको उठा के एक्यूमुलेटर में आप डाल रहे हो। ये एड्रेस हो सकता है, ये डेटा नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, इसमें अभी अपन को इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन में आप एक्यूमुलेटर का डेटा और 45 को जोड़ रहे हो, और किसमें डाल रहे हो, किसमें डाल रहे हो, आप उनको लेके इस एक्यूमुलेटर में डाल रहे हो। दिस इज योर डेस्टिनेशन। दोनों का ऐड करोगे, ऐड होने के बाद इसमें डालोगे, 45 को नहीं डाल रहे हो, है ना। इसमें एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस 45 जो है, इसको लेके आप एक्यूमुलेटर में डाल रहे हो। इज इट क्लियर? दिख रहा है? बड़ा ग्रीन कलर, थोड़ा येलो कलर कम दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। हाँ जी, तो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि एक्यूमुलेटर को 45 के साथ ऐड करके यू आर मूविंग द डेटा इनटू ए। समझ में आ गया? तो यहां आपको एक बात समझ में आई कि सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन में जाता है, और सोर्स हमेशा यहां पर लिखा जाएगा, डेस्टिनेशन हमेशा यहां पर लिखा जाएगा। आई थिंक बड़ी आसान सी बात मैंने समझाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। और 8051 के बारे में बात करें, देखो 8051 आपको पता है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट कंट्रोलर है, आप जो भी बोले। 8 बिट प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी ऑपकोड लिखा होगा वो 8 बिट का होगा। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें जो ऑपकोड है, आपको मैं बता चुका हूं, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड होता है और फिर उसके बाद ऑपरांड होता है। ठीक है, ऑपरांड मतलब यहां पर आप इसको ऑपरांड मतलब जिस पे काम कराना है। तो आपका जो ऑपकोड है जो 8 बिट का ही होगा, बिकॉज योर 8051 इज 8 बिट कंट्रोलर। ये पहली लाइन लिखी है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर या 8 बिट प्रोसेसर। सो 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन हैव द 8 बिट ऑपकोड। यहां पर जो ऑपकोड होगा वो 8 बिट का होगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर, आपका कंट्रोलर 8 बिट का है। ठीक है सर। सेकंड जो लाइन लिखी है उसको पढ़ें जरा। एज आ रिजल्ट 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन सेट, टोटल कितने इंस्ट्रक्शन है, ये बात लिखी है, तो 8 बिट का है, तो टोटल 2 टू द पावर 8, आप इसमें 256 इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। एज अ रिजल्ट 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन सेट हैव अ 2 टू द पावर 8 इंस्ट्रक्शंस। इज इट क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि यहां पर जो भी ऑपकोड होगा वो 8 बिट का होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 2 टू द पावर 2 की पावर 8 मतलब 256 इंस्ट्रक्शन आपको यहां डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है सर? हाँ जी, अब इसी बात पर हम आते हैं, इसी बात को हम करते हैं कि 8051 में हमें अलग इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, 256 इंस्ट्रक्शन है। सपोज ये पूरे 256 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, सपोज डॉट 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 डॉट। अब इस इंस्ट्रक्शन को हमने कैटेगरीज में डाला हुआ है। प्लीज लिसन केयरफुली। हमारे पास टोटल 256 इंस्ट्रक्शन हैं। इन 256 इंस्ट्रक्शन को हमने कैटेगरीज में डाला हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज हमने चूज की है, उनमें डाला हुआ है। मतलब कि ए लिखा हुआ है। हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उनके अलग अलग टाइप हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इन 8051, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इन 8051, देयर आर 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। इसके बाद और भी टाइप हैं, पर वो इनसे ही निकले हुए हैं, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं।
5 तरह के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। जो भी हमारे टोटल 256 इंस्ट्रक्शन हैं उनको 5 कैटेगरी में डाला गया है। अब कुछ कैटेगरी आप और भी पढ़ोगे पर वो इनसे ही निकली हुई हैं। ओरिजिनल 5 कैटेगरी ही है। मैं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, आपको सुनते चलना है बस, है ना। इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ पढ़े। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास 5 अलग अलग कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन हैं, इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट के 5 अलग अलग टाइप है और इंस्ट्रक्शन सेट के जो टाइप है वो उनसे ही निकले हुए, ये ओरिजिनल यही है। हाँ जी, पहला इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो लिखा है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तीसरा इंस्ट्रक्शन का टाइप है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। चौथा है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। पांचवा है बुलियन इंस्ट्रक्शन। तो 5 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास हैं और हमने इन 5 इंस्ट्रक्शन सेट को 1 बाय 1 करके समझना है ना, कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग एंड बुलियन। अब मैं एक एक करके आपके लिए समझाता हूं, बड़े डिटेल में, बड़े प्रेम से सुने। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अगर आपके सामने, अगर आप ध्यान दें तो सिंपल सी बात है, जैसे नाम में ही लिखा हुआ है, जो हमारे टोटल 256 इंस्ट्रक्शन हैं उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन केवल डेटा ट्रांसफर हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन कैटेगरी में अगले आएंगे, अर्थमेटिक, कुछ लॉजिकल, कुछ ब्रांचिंग, कुछ बुलियन। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नाम से ही लिखा हुआ है कि ये वो इंस्ट्रक्शन हैं जिनका यूज करके आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं, डेटा को मूव करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या बोला आपको? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जैसा कि इसके नाम में लिखा है कि डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होता है। ये इंस्ट्रक्शन डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होते हैं। जब भी आप डेटा को कॉपी करा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तब इनका यूज होगा। अब आपके दिमाग में बात हुई एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, मतलब कि सिंपल सी बात है मेरे भाई, डेटा कहां कहां कॉपी होता है, पहले ही बताया। डेटा कहां कहां कॉपी होता है? अच्छा, डेटा तो सर हमारे रैम में कॉपी होता है। ध्यान से सुनने से चलना है, क्या लिखा हुआ है पहले बता। इन दिस इंस्ट्रक्शन बी ओनली मूव द डेटा। यहां पर केवल डेटा को आप मूव करवाते हो, कुछ और काम नहीं करा सकते आप, और इंस्ट्रक्शन का यूज करोगे। मतलब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन केवल डेटा को मूव कराने के काम में आता है। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, वो हमारा दूसरे कैटेगरी का आ जाएगा। कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वो हमारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी मतलब डेटा ट्रांसफर, कैटेगरी मतलब केवल और केवल डेटा को ट्रांसफर करना। In this instruction, we only move the data from one location to another location. We do not perform any operation like addition, subtraction, etc. सिंपल सी बात है, वही बात तो लिखी हुई है। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी कराओगे, क्योंकि वो दूसरी कैटेगरी है। यहां कैटेगरी कौन सी है? डेटा ट्रांसफर, तो डेटा ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं करोगे। ठीक है सर। सिंपली वी मूव और कॉपी डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये याद रखें आप, एक लोकेशन से डेटा को दूसरी लोकेशन पर आपको मूव कराना है। सिंटैक्स क्या होगा सर डेटा ट्रांसफर का? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स वही है, पहले ऑपकोड होगा जो आपको बताएगा डेटा ट्रांसफर कहां करना है। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि अब आपने यहां पर एक बात समझ ली कि डेटा ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर करेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि डेटा कहां कहां सेव होता है। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही तो यूनिट नंबर 3 आपको पढ़ा होना जरूरी है, क्योंकि यूनिट 3 में बड़ी डिटेल में हमने बात कर चुके हैं कि डेटा कहां कहां स्टोर होता है। अगर हम रैम की बात करें, मैं बता चुका हूं पर मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कराए। रैम में हमारे
दो पार्ट होते हैं, एक जनरल पर्पज रजिस्टर और एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। रैम जनरली 258 अपने बाइट की है, ठीक है, और ए हमारे 256 128 का हमारे जनरल पर्पज होते हैं और 128 के हमारे एसएफआर होते हैं। ये मैं बड़ा डिटेल में बता चुका हूं, यहां बताने की जरूरत नहीं। यूनिट 3 अगर आप पढ़ लें, मैंने पूरा 1 घंटे में जीपीआर और 2 घंटे में एसएफआर समझाया है ना। बस यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, जनरल पर्पज रजिस्टर जो है उसके अंदर 3 लोकेशन हैं, ध्यान से सुने। 3 लोकेशन या जीपीआर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है रजिस्टर बैंक, दूसरी कैटेगरी बिट एड्रेसेबल एरिया, तीसरी कैटेगरी है स्केच पैड एरिया। हर एक एरिया को समझाया है मैंने। पहली है रजिस्टर बैंक, प्लीज लिसन केयरफुली। हमारे रैम में, जिसको हम डेटा मेमोरी भी बोलते हैं, रैम को आप डेटा मेमोरी भी बोलते हो। मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि डेटा सेव कहां कहां होगा, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि ट्रांसफर कहां करा रहे हो आप। बात समझ में आ रही है? डेटा ट्रांसफर तब समझ में आएगा, पहले आपको पता तो डेटा सेव कहां कहां होता है। एक रैम में, रैम के अंदर जीपीआर जनरल पर्पज रजिस्टर, एसएफआर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। यहां जीपीआर की 3 कैटेगरी है। पहली हमने कैटेगरी बोली है इसकी रजिस्टर बैंक। कौन सी कैटेगरी बोली है हमने? रजिस्टर बैंक, है ना, रजिस्टर बैंक, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हमारी कौन सी है? डेट इज द रजिस्टर बैंक, ठीक है। तो इस कैटेगरी में अगर अपन बात करें, आपको पता होगा रजिस्टर बैंक में हमारे 4 अलग अलग रजिस्टर होते हैं, ठीक है। हाँ जी, रजिस्टर बैंक में वी नो दैट इन द रजिस्टर बैंक वी हैव द 4 डिफरेंट रजिस्टर। हमारे पास 4 अलग अलग बैंक हैं यहां पर, एंड हमको पता है हर एक बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं, है ना। तो यहां पर ये रजिस्टर बैंक है, आपको पता होगा बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, वी हैव 4 बैंक। बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3। ओके, सो देयर आर 4 बैंक, है ना। बैंक 4 हमारे बैंक हैं। अब इन बैंक में आपको पता है हर एक रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं, तो टोटल 32 रजिस्टर हो गए। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया रहे। तो मैंने क्या बोला कि रजिस्टर बैंक में 4 बैंक हैं, और हर एक बैंक में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास R0 से R7 8 रजिस्टर है। हर एक बैंक में R0 से R7 8 रजिस्टर हैं। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। तो अब अगली बात क्या होगी, डेटा को आपको इधर बैंक से ट्रांसफर करना है, तो आपको यहां पर R0 से R7 लिखना पड़ेगा। और कौन सा रजिस्टर बैंक है ये कैसे पता पड़ेगा सर? ध्यान से सुनो, आप डेटा को बैंक से सिलेक्ट करना चाहते हैं। अभी ये बात फिर से एक बार समझाऊंगा मैं जब आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। अभी तो जनरल बात बता रहा हूं कि जिससे आपको ये पता पड़े कि डेटा सेव कहां कहां है। हमारा डेटा एक तो जीपीआर में सेव है ना, बिट एड्रेसेबल एरिया में, स्केच पैड एरिया में है, पर जनरली आप इसके रजिस्टर बैंक की बात करते हैं। रजिस्टर बैंक, बैंक 0 से बैंक 3 आ गया, और हर एक बैंक में 8 रजिस्टर हैं जो R0 से R7 है। SFR वी नो डेट वी हैव द 21 SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर 21 SFR में कौन कौन से हैं अभी थोड़ा आपके लिए बता देता हूं, अदरवाइज आपको पता होगा। आपके पास इसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बी रजिस्टर है ना, इसमें PSW रजिस्टर है, इसमें प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। डेटा पॉइंटर DPTR रजिस्टर है ना, और इसमें बहुत सारे रजिस्टर हैं भाई, ठीक है। 21 रजिस्टर में पढ़ा चुका हूँ बड़े, ठीक है। ये अभी जो लेटेस्ट आपको कुछ समझ में आ रहे हैं, ठीक है।
बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आ गए। अब सर और कहाँ डेटा सेव होता है सर? एक्सटर्नल मेमोरी, दिस इज योर इंटरनल मेमोरी रैम। अब डेटा आपने एक्सटर्नल मेमोरी में कहीं सेव किया हुआ, दिस इज योर एक्सटर्नल मेमोरी। प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने बच्चे, मजा आएगा पढ़ने में आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, आपका डेटा एक्सटर्नल मेमोरी में भी सेव है। सपोज आपने एक्सटर्नल मेमोरी में कहीं डेटा सेव कर रखा है, अब आप उसको मूव कराना चाहते हो जाएगा, एक्सटर्नल से इंटरनल में भी हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, वहां का एक एड्रेस होगा, यहां पे कुछ एड्रेस होगा, इस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, ठीक है, सिंपल। तो अब आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि डेटा कहां कहां सेव होगा। अब डेटा मूव कैसे होना है, सिंटैक्स क्या है, सब हम वन बाय वन समझते। ये हमारा डेटा ट्रांसफर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया यहां पर कि डेटा सेव कहां कहां पर है। आपको यहां पर हमने क्या समझा कि डेटा सेव कहां कहां पर है, इसका पूरा आइडिया मैं यहां पर थोड़ा दिया हूं। इसका डिटेल यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़ा है, बड़ा डिटेल में चीजें पढ़ी हैं। रजिस्टर बैंक क्या है, बिट एड्रेसेबल एरिया, है ना, ये बिट एड्रेसेबल रीजन बोले आप, और ये स्केच पैड रीजन बोले, स्केच पैड एरिया बोले, ठीक है। ये 3 रीजन हमने समझे हैं, हर एक रीजन का काम क्या है उसको सब कुछ समझा हुआ है। हाँ जी, अगली बात करते हैं, पढ़ें जरा। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन इंटरनल रैम लोकेशन एंड एसएफआर लोकेशन। आप डेटा को कहां कहां ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरनल रैम और एसएफआर में कर सकते हो, है ना। मैंने बताया इंटरनल रैम लोकेशन मतलब एसएफआर और ये रजिस्टर बैंक में कर सकते हो, समझा चुका हूं मैं सभी बात। अब आपको आइडिया लग गया डेटा कहां कहां पर है। तो आप डेटा का ट्रांसफर एसएफआर और रजिस्टर बैंक, इंटरनल रैम एसएफआर विदाउट थ्रू द एक्यूमुलेटर कर सकते हो। It is also possible to transfer the data between the internal and external RAM by using indirect addressing mode। बता चुका हूं, इधर ये एक्सटर्नल मेमोरी है, मैंने बोला था एक्सटर्नल रैम है, एक्सटर्नल रैम है, एक्सटर्नल मेमोरी है, इसमें और इंटरनल में भी आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एड्रेस का यूज करके। यही लिखा हुआ है, पढ़ लो, जो मैं समझा चुका हूं वही लिखा हुआ है, ठीक है क्या। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रैम यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, है ना। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब आपको डायरेक्ट वहां पर लिखा हुआ है डेटा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब आपको एड्रेस है उस पर डेटा गिवन है, एक एड्रेस दिया रहेगा उस पर डेटा गिवन रहेगा। मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब यहां एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस पर डेटा है, इसको उठा के ट्रांसफर होगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब एड्रेस है, उस एड्रेस पर से डेटा उठाना है, आपको एड्रेस गिवन होगा। हाँ जी, पढ़ते चलें, बड़ी अच्छी तरह से पढ़ें। देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको एक एक लाइन समझ में आए, रटने को तो आप रट ही लोगे, फिर रटना ही है तो यहां समझने की जरूरत क्या है, नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं, उन नोट्स को उठाओ और रट मारो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर आप हो क्योंकि आप चीजों को समझने आए हो, आप चीजों को समझना चाहते हो। इज इट क्लियर? इसीलिए मैं आपके लिए यहां पर समझाने पर फोकस कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनते चलें, ठीक है। हाँ जी, upper 120 byte of data RAM are accessed only by the indirect addressing and SFR access by the direct addressing। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये अपर एड्रेसिंग क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके दिमाग में बात आ रही है कि भाई ये अपर एड्रेसिंग क्या लिखा हुआ है ना। ध्यान से सुने, आपके लिए अपर बाइट ऑफ रैम और लोअर बाइट ऑफ रैम अगर मैं बात करूं कुछ नहीं है, ये जो जीपीआर है दिस इज द अपर बाइट, इसको आप अपर बाइट ऑफ रैम बोलते हो, अपर बाइट
ऑफ रैम, दिस इज द लोअर बाइट, दिस इज द लोअर बाइट। ठीक है, तो भाई वही बात, क्या वही बात, पढ़ लो। अपर 128 बाइट ऑफ डेटा रैम are accessed only by the indirect addressing and the SFR accessed by the direct addressing। ठीक है ना, अपर 128 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से एक्सेस करते हैं और लोअर 128 डायरेक्ट एड्रेसिंग से एक्सेस करते हैं। चलें भाई, टाइप्स ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, इसको जरा सा ध्यान दें। आपको डेटा ट्रांसफर करने हैं, हाँ जी सर, डेटा ट्रांसफर के अंदर भी 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन आप पढ़ोगे, 3 टाइप के ऑपकोड आप पढ़ोगे। ठीक है ना, ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है, 3 टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को भी 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है मूव, दूसरी कैटेगरी है पुश एंड पॉप, तीसरी कैटेगरी है एक्सचेंज कैटेगरी। मतलब तीनों ही कैटेगरी में डेटा ट्रांसफर होगा, पर तीनों में कुछ अलग अलग डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। बताता हूं एक एक करके, मैं हर एक कैटेगरी को आपको समझाऊंगा। तो आपको क्या समझ में आया कि हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन सेट की कैटेगरी है, इंस्ट्रक्शन सेट का टाइप है, और इस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंदर भी 3 अलग अलग तरह से डेटा ट्रांसफर होते हैं, मूव, फिर दूसरा पुश एंड पॉप, और तीसरा एक्सचेंज कैटेगरी। 1 बाय 1 एक एक को समझते हैं। पहली आती है मूव इंस्ट्रक्शन। देखो, इस इंस्ट्रक्शन में, या मूव इंस्ट्रक्शन बोले, ये डेटा ट्रांसफर का एक टाइप है। इसमें डेटा सिंपल मूव या कॉपी होगा फ्रॉम द सोर्स लोकेशन टू डेस्टिनेशन। सर यही तो अभी आपने बोला, पुश और पॉप में भी यही होगा, पर थोड़ा हटके काम है। देखो, डेटा ट्रांसफर है तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है तो डेटा का ही ट्रांसफर होगा, पर 3 अलग अलग तरीके से होगा, है ना। इसलिए 3 कैटेगरी आई। पहली मूव कैटेगरी है, जो कि आप 90% इसको ही पढ़ते हो। मूव कैटेगरी है, 90% आप इसको ही पढ़ते हो। ध्यान से देखें, यहां पर सोर्स से डेस्टिनेशन, जो अभी तक आप देखते आए हो, सोर्स से डेस्टिनेशन पर आपका डेटा कॉपी होगा, ट्रांसफर होगा, और यहां पर ऑपकोड मूव लिखा होगा। ध्यान से सुने, यहां ऑपकोड जो होगा मूव होगा, और मूव के बाद आपके प्रोसेसर को समझ में आ गया कि डेटा को कहीं से उठाना है, कहीं पर डालना है। इस ऑपकोड को पढ़ के आपके प्रोसेसर को समझ में आ गया डेटा को कहीं से उठाकर कहीं पर डालना है, कहीं पर कॉपी करना है। अब वो ऑपरांड पर जाएगा। ऑपरांड मतलब उसके बाद जो लिखा हुआ है, इस ऑपरांड से वो समझ जाएगा डेटा को सोर्स ये दिया हुआ है, यहां पर हमेशा सोर्स लिखा रहता है, यहां से उठा के डेटा को यहां पर कॉपी कर देना है, डेस्टिनेशन। तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस इंस्ट्रक्शन डेटा मूव और कॉपी किया जाता है, कहां से, फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। बस खत्म बात। सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी किया जाता है, और मूव हमारा यहां पर ऑपकोड होता है। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। अब आपको यहां पर मैं समझाने वाला हूं कि किन किन के बीच में मूव इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं, इंटरनल रैम एक्सटर्नल रैम के बीच में डेटा कैसे कॉपी होगा, 2 रजिस्टर के बीच में डेटा कैसे कॉपी होगा, आपका डायरेक्ट डेटा हो तो वो एक्यूमुलेटर में कैसे जाएगा। सब कुछ बातें अब हम 1 बाय 1 करके बड़े डिटेल में समझना देख रहे हैं, बड़े डिटेल में देखने वाले हैं। यहां पर आपको बस एक बात आपके दिमाग में आ गई कि डेटा आपका मूव करवाना है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो ये सिंटैक्स आएगा। अब इस सिंटैक्स के अंदर डेटा कैसे कैसे कॉपी होगा, कहां से कहां जाएगा, अब हम वो देखने वाले हैं। देखें 1 बाय 1, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा चीजें। देखें, देखें यहां लिखा क्या है, इंटरनल मेमोरी इंस्ट्रक्शन। इंटरनल मेमोरी इंस्ट्रक्शन मतलब आप डेटा को इंटरनली कैसे मूव कराएंगे,
इंटरनल रैम के अंदर मूवमेंट को यहां पर दिखाया गया है। अलग अलग मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, उनको भी एक कैटेगरी में डाला है। मूव इंस्ट्रक्शन, देखो आपको समझ में आ रहा है कितना मैंने समझाने के लिए आपके लिए कितना कैटेगराइज किया। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट में हम पढ़ रहे हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंदर हम आ गए मूव इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चे ध्यान से समझे, मजा आएगा आपको समझने में। अगर आप सब्जेक्ट को डेप्थ में समझना चाहते हैं तभी इधर आप समझ पाओगे, अदरवाइज रटना है मेरे काम नहीं है। रटना आपको कैसे भी रट लो, मेरी जरूरत नहीं है आपको रटने के लिए। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, यहां पर आपको चीजें समझा रहा हूं कि कैसे आप चीजों को समझ सकते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। यहां पर मैं क्या बात कर रहा था, पहले इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हम आए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी तीन तरह के हैं, मूव, पुश पॉप और एक्सचेंज। अब हम मूव के अंदर आए। मूव में हमने समझा कि डेटा को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं। अब मूव इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन कैसे हैं। ये बात तो क्लियर है कि डेटा को यहां से उठाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन पर कॉपी करना है, ट्रांसफर करना है, पर सोर्स और डेस्टिनेशन कैसे हैं? कैसे हैं मतलब कहां पर हैं? क्या वो इंटरनल रैम है, क्या वो एक्सटर्नल रैम है, क्या वो डायरेक्ट डेटा है? उसके बेस पर हमने फिर कैटेगरी बनाई है और उस कैटेगरी का नाम है इंटरनल मेमोरी इंस्ट्रक्शन। उसके बेस पर हमने कैटेगरी बनाई है, उस कैटेगरी का नाम है इंटरनल मेमोरी इंस्ट्रक्शन। अब इसको पढ़ते चलें, बड़ा आपको मजा आने वाला है, ध्यान से सुने, बस मजा आएगा। पढ़ें। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? इट मूव कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर टू द एक्यूमुलेटर। आपने इस मूव आर एन ए का यूज करके क्या करना है? आपने डेटा को मूव या कॉपी कराना है आर टू एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेटर टू आर। ध्यान से सुनना बड़े बच्चे, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मतलब आप डेटा को आर और एक्यूमुलेटर में मूव करवा रहे हैं। या तो डेटा आपका ए से आर में जाएगा, यहां ए सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है, और या आर से ए में जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आ रहा हो, सर ये आर क्या चीज है सर? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दूं, मूव R1 A। ध्यान से सुनना बच्चे, एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने। इस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले प्रोसेसर ने देखा ए मूव लिखा हुआ है, मतलब हमें डेटा को मूव कराना है। इस ऑपकोड को देख के प्रोसेसर समझ गया डेटा मूव करना है। दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन। एक्यूमुलेटर से डेटा हमारा लेना है, R1 में डालना है। R1 क्या है सर? ये R1 क्या है? R1 बच्चे मैं समझा चुका हूं। R1 क्या है? आपके 4 बैंक होते हैं, हर बैंक के पास 8 रजिस्टर हैं, क्योंकि R0, R1, R2 डॉट 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 R7 तक होते हैं। तो R1 वो रजिस्टर है। अब आपको कंफ्यूजन है कि सर कौन सा बैंक का? हर एक बैंक के पास, हर एक बैंक के पास R0 से R7 रजिस्टर हैं। आप बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो कि हर एक बैंक R0 से R7 रजिस्टर रखे है, तो ये किसका R1 है? कौन से बैंक का R1 है? जी कैसे पता पड़ेगा? वेरी गुड। अगर आपने PSW रजिस्टर याद है तो इसका आंसर आप खुद दे दोगे। PSW रजिस्टर प्रोसेस स्टेटस बर्ड, प्रोग्राम स्टेटस बर्ड रजिस्टर में 2 सिलेक्टिंग बिट थी जो कि बैंक सिलेक्ट करने के लिए यूज करते थे। PSW रजिस्टर में 2 हमारे रजिस्टर बैंक सिलेक्ट बिट थी जिनका यूज करके हम कोई भी बैंक सिलेक्ट करते थे। अगर आपको याद हो, उसकी वैल्यू मैंने 0 0 कर दी तो बैंक 0 सिलेक्ट होता था, 0 1 कर दी तो बैंक 1 सिलेक्ट होता था, 1 0 कर दी तो बैंक 2 सिलेक्ट होता था,
1 1 कर दी तो बैंक 3 सिलेक्ट होता था। तो आई थिंक आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में आया था कि सर कौन सा रजिस्टर किस बैंक का है, हमें कैसे पता पड़ेगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, रजिस्टर बैंक आपका सिलेक्ट हो चुका है PSW की यूज करके। अब मान लो रजिस्टर बैंक नंबर 1 सिलेक्ट हुआ है, अपने आप R0 से R7 बन के ही एक्सेस होंगे। आपने यहां पर अगर रजिस्टर बैंक 3 सिलेक्ट किया है तो जो R0 आप लिख रहे हो यहां पर, जो आपने, ध्यान से सुने, जो आपने यहां पर ध्यान से सुने, हाँ जी मैं क्या बोल रहा हूं, आपने यहां पर जो R1 लिया है वो बैंक 3 का ही आएगा अपने आप, क्योंकि आपने रजिस्टर बैंक 3 ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है वाई यूजिंग द PSW। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन अब हट गया होगा कि सर कौन सा R1 आएगा। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके एक्यूमुलेटर का डेटा R1 में जाएगा। और इसका उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, उल्टा मतलब एक नया इंस्ट्रक्शन लिख दूं मैं, लो इस इंस्ट्रक्शन में आपको समझ में आ रहा है कि R3 का डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में जाएगा। R3 मतलब जो हमारे रजिस्टर बैंक है, उस बैंक में से कोई एक बैंक आप सिलेक्ट कर चुके हो और उस सिलेक्टेड बैंक के R3 रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर में जा रहा है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी इंस्ट्रक्शन है। इंटरनल जो हमारे SFR और हमारे जो SFR और हमारे जो GPR है, ये इंटरनल की कैटेगरी है। इन दोनों के बीच में डेटा है। GPR के R0 से R7 और SFR के एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डेटा पॉइंटर रजिस्टर, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर की बात चल रही है। इज इट क्लियर? SFR और GPR इंटरनल रैम की कैटेगरी, और इंटरनल रैम में हम कैसे बात हो रही है वो बात बताई गई है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अगला पढ़ें। अब आप मूव अ इमीडिएट 8 बिट डेटा टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर। आप 8 बिट डेटा को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव कराना चाहते हो, RN में मूव कराना चाहते हो, किसी मेमोरी में मूव कराना चाहते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कैसे करोगे? उनके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप क्या चाहते हो? आप 8 बिट डेटा जो कि आपको इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन में गिवन है, इमीडिएट का मतलब है डेटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। 8 बिट डेटा आपके इंस्ट्रक्शन में गिवन है। आप इस डेटा को कहां मूव कराना चाहते हो? आप इस डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव कराना चाहते हो। आप इस डेटा को R रजिस्टर R0 से R7 में मूव कराना चाहते हो। आप इस डेटा को मेमोरी लोकेशन में मूव कराना चाह रहे हो। डेटा तो मूव हो रहा है, ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ही है। अब उसके अंदर भी कैटेगरी आपको डाल दी। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा कि राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन वेयर यू वांट टू मूव the 8 bit data into accumulator, into R register, into direct indirect memory, direct indirect memory। आपको क्वेश्चन है कि वो इंस्ट्रक्शन लिखो जिसमें 8 बिट डेटा को आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर या किसी मेमोरी में मूव कराना चाहते हो। तो उसका एग्जांपल मैंने लिखने की कोशिश किया है जिससे आपको चीजें बड़ी डिटेल में समझ में आए। ठीक है, ध्यान से सुने। यहां इमीडिएट का मतलब है कि आपको 8 बिट डेटा डायरेक्ट आपके इंस्ट्रक्शन में दिखाई देगा। देखें, पहला इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। मूव A43H। यहां पर 43H कैसे लिखा है? यहां पर जो ये साइन बना हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये डेटा है, इमीडिएट डेटा है। प्लीज लिसन केयरफुली, लिखा भी है हियर दिस रिप्रेजेंट द इमीडिएट डेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये साइन नहीं होता तो ये मेमोरी लोकेशन बताता। ध्यान से सुने, अगर ये साइन नहीं होता, केवल 43 लिखा होता तो ये एक मेमोरी लोकेशन को बताता।
अब ये यहां पर साइन ये लगा हुआ है, इसका मतलब है 43H एक डेटा है। समझ में आ गया? हाँ जी। तो इस इंस्ट्रक्शन से प्रोसेसर को ये समझ में आया कि हमें डायरेक्ट इमीडिएट डेटा गिवन है, इस इमीडिएट डेटा को उठा के एक्यूमुलेटर में डालना है। तो इसके बाद एक्यूमुलेटर में हमारा डायरेक्ट आपको 43H मिल गया। इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? 43H इमीडिएट गिवन है ना? इमीडिएट 8 बिट डेटा आपको गिवन है, इसको एक्यूमुलेटर में डालना बड़ा आसान है, इस तरह से लिख दो। यहां हम यही सीख रहे हैं कैसे इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर में डालते हैं, कैसे इमीडिएट डेटा को आप रजिस्टर में डालते हैं, कैसे इमीडिएट डेटा को आप मेमोरीज में डालते हैं। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ, पहला इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर। दूसरा इंस्ट्रक्शन को ध्यान दें। दूसरा इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। दूसरा इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ये जो साइन है इससे आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये डेटा गिवन है, इमीडिएट डेटा, और मूव इंस्ट्रक्शन बता रहा है डेटा को मूव करना है। डेटा इज ऑलरेडी गिवन, आपके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में डेटा लिखा है, और इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है ये 46 डायरेक्ट R6 में डालना है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? R6 में आपका जो डेटा 46H आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अगेन R6 आपका कोई भी रजिस्टर बैंक का एक रजिस्टर है, और वो रजिस्टर बैंक आप PSW से सिलेक्ट कर चुके हो। इज इट क्लियर और नॉट? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है क्या? हाँ जी सर, ये तो बड़ा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगला जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको ध्यान से देखें। अगला जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको ध्यान से देखें। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ना, आपको मैं बता चुका हूं। ये अगला इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब सर समझते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको एक नया सिंबल देखने को मिलेगा। आपको ये एक बार चेक कर लो, हाँ बैटरी सही है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। मतलब सर समझें, इसको ध्यान से देखें। मूव मतलब डेटा को मूव कराना है, आपके प्रोसेसर को समझ में आ गया। ए जो लिखा हुआ है मतलब डेटा ए लिखा हुआ है, ए डेटा को उठाना है। कहां पर उठाना? यहां से उठाना है, मतलब डेटा तो ऑलरेडी आपके गिवन है इंस्ट्रक्शन में, इमीडिएट डेटा है। अब इस डेटा को ले जाके आपको एट द रेट, ये क्या मतलब है सर? ये समझ में नहीं आ रहा। ये एट द रेट का मतलब क्या है? ध्यान से समझे। मैं आपको एक यहां इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, मूव एट द रेट R0, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। यहां पर एक नया सिंबल आपको देखने को मिलेगा, एट द रेट। ये क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर ये सिंबल नहीं लगा है तो सिंपल सी बात है, वो ध्यान से देखो। R6 के आगे अगर मैं सिंबल लगा दूं तो मतलब दूसरा हो जाएगा। देखो आपने दूसरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ा, उस इंस्ट्रक्शन में लिखा था इस 46 को उठा के R6 में डाल दो, आपने डाल दिया था। अगर इसके साथ R6 के पहले ये सिंबल लगा देते एट द रेट, तो काम कुछ और हो जाता। तो एट द रेट बताता क्या है सर? एट द रेट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को बताता है। मतलब आपका R0 एक एड्रेस सेव किया है। ध्यान से सुने, R0 सपोज एक एड्रेस सेव किया है, R0 के अंदर ए ऑलरेडी सेव है। आपको डेटा को उठाकर R0 में नहीं डालना है। R0 इक्वल टू 45H नहीं होगा। यहां पर डेटा को उठाकर इस
मेमोरी लोकेशन पर डालना है। क्या बात समझ में आई? एट द रेट आपको बता रहा है कि यहां R0 एक एड्रेस सेव किया है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है? R0 एक एड्रेस को सेव किया है, उस एड्रेस पर डेटा को उठा के डालना है। डेटा को एक मेमोरी लोकेशन में सेव करना है और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस R0 में है। इज इट क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ मेरे भाई। इसमें डायरेक्ट R0 में 45H सेव हो जाएगा और इसके लिए ए वाला गलत है। क्यों? क्योंकि अगर एट द रेट पहले लगा दिया तो एट द रेट का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है R0 एक एड्रेस सेव किया है और डेटा को उठा के उस एड्रेस पर ले जाना। 25H कहीं मेमोरी में होगा। सपोज करो ये मेमोरी है, यहां पर 25H है, तो कुल मिला के आपका ये 45 इस मेमोरी पर सेव हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? 45 इस मेमोरी पर सेव हो जाएगा, है ना। ये मैं एक ही बार बता रहा हूं इतने डिटेल में, फिर आगे नहीं बताऊंगा। आगे तो मैं बोल दूंगा एट द रेट लगाए, मतलब एट द रेट का मतलब R0 एक एड्रेस सेव किया है, उस एड्रेस पर जो डेटा है उसके साथ कम्युनिकेशन होना है। इज इट क्लियर और नॉट? आगे और भी इंस्ट्रक्शन सेट हैं, जरूरी नहीं है ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा। एट द रेट R0 कहीं भी यूज हो, एट द रेट लगा है मतलब आपका ये जो रजिस्टर है ये एड्रेस सेव किया है, इस एड्रेस पर जो डेटा है उसके साथ आपका कुछ काम करना है, उसको उठा के बाहर डालो या वहां से डेटा उठाओ। समझते? अगला पढ़ो जरा, अगला क्या लिखा हुआ है, बड़ा आसान है। मूव DPTR दिस। अब यहां पर एक बात आपको नई समझने वाली बात है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। क्या ध्यान से देखें? यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां डेटा कितने बिट का है? यहां पर डेटा 16 बिट का है सर। देखो मैंने क्या लिखा है, DPTR 0F2A, है ना, FA4 जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को आप हटा सकते हो। F2A4H, ध्यान से देखें, मैं नए पेज पे लिख देता हूं। मूव DPTR इमीडिएट एड्रेस 4567H। ये 16 बिट का एड्रेस है भाई, 16 बिट। आपको पता है हेक्साडेसिमल में हर एक बिट 4 बिट की होती है, इसमें 16 बिट का डेटा है। 16 बिट का डेटा तो मतलब तो सिंपल सीधा सीधा है, ये डेटा डायरेक्ट उठा के डीपीआर में टीआर में डाल दो। डीपीटीआर की वैल्यू जो हो जाएगी डेट इज इक्वल टू 44567H। यहां एक छोटी सी नई बात समझना है, डीपीटीआर एक 16 बिट का रजिस्टर है और आप 16 बिट का डेटा उसमें ट्रांसफर कर रहे हो। अरे सर तो ये कौन सी नई बात है? बस आपको थोड़ा सा आपका ध्यान इस ओर मैं लाना चाह रहा हूं कि 8 बिट का डेटा 8 बिट रजिस्टर में जाएगा, 16 बिट का डेटा 16 बिट रजिस्टर में जाएगा। दो 8 बिट की मेमोरी लोकेशन है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कर लोगे, है ना। तो डेटा ट्रांसफर भी सिमिलर उसमें करोगे आप, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेटा ट्रांसफर भी सिमिलर कैटेगरी में करोगे। 8 बिट का डेटा 8 बिट रजिस्टर में, 16 बिट का डेटा 16 बिट रजिस्टर में, या आप दो 16 बिट के रजिस्टर हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कर दो, दो 8 बिट के रजिस्टर हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कर दो, दो 8 बिट की मेमोरी है उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कर दो। मतलब 16 16 के साथ काम करेगा, 8 8 के साथ काम करेगा। 16 बिट का डेटा 16 बिट का रजिस्टर, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अगला बड़ा आसान है, देखो इधर,
अगला जरा इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो अगला क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, मैं लिख देता हूं अगला इंस्ट्रक्शन जो लिखा है सर, ध्यान से देखो। अगला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मूव 50H 80H। क्या है ये? हमारा एक मूव इंस्ट्रक्शन है, इस ऑपकोड ने बताया, ठीक है। हमें एक डेटा, इमीडिएट डेटा गिवन है, दैट इज द 80H डेटा ऑलरेडी गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहां ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है 50H, क्या है ये? अगर आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा है तो मतलब आप समझ जाना एक एड्रेस लिखा हुआ है। 50H आपकी मेमोरी होगी ना कहीं आपके मेमोरी में 50H कहीं एड्रेस होगा, वो एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब आपको डेटा को कॉपी करना है इस एड्रेस पर, मतलब आपने डेटा उठाना है और इस एड्रेस पर कॉपी कर देना है। डेटा उठाना है, इस एड्रेस पर कॉपी कर देना है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताएं, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं कि सर ये क्या कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है। अरे सिंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर 50H लिखा है मतलब डेटा को उठाकर इस एड्रेस पर डालना है। एड्रेस डायरेक्ट आपको लिखा होगा, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो 50H पर डेटा, ऐसा नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं 50H इक्वल टू 80H। ये क्या है? 50H एड्रेस पर डालोगे, 50 इक्वल टू 80, ये क्या लिखा हुआ है ना, ये गलत है। तो मतलब इसको मैंने डिटेल में समझाया है, यहां पर 50H का पर डेटा जाएगा। तो आपको पहली कैटेगरी समझ में आ गई, दूसरी कैटेगरी समझ में आ गई। पहली कैटेगरी मतलब डेटा को आप रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बीच में ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। इंटरनल मेमोरी में के अंदर भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है, जिससे आपको चीजें और बढ़िया समझ में आए। दूसरी कैटेगरी, डेटा आपका इमीडिएटली गिवन है। देखो आपने सभी इंस्ट्रक्शन जो मैंने लिए हैं इमीडिएट डेटा लिया हुआ है। इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर में कैसे डाला, इमीडिएट डेटा को रजिस्टर में कैसे डाला, इमीडिएट डेटा को किसी एड्रेस पर कैसे डाला, इमीडिएट डेटा को डायरेक्ट एड्रेस पर कैसे डाला, ये मैंने सेकंड कैटेगरी में आपको समझा दिया है। इंटरनल के अंदर ही कैटेगरी समझ रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी जो आ रही है इसको पढ़ लें, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर। तीसरा आपका कौन सा कैटेगरी है? मूव, इंटरनल में ही आपकी तीसरी कैटेगरी है, आप किसी मेमोरी लोकेशन पर कोई कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में डालो, या एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी लोकेशन पर डालो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यहां पर यूज होगा। अच्छा सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। तो यहां क्या कर रहे हो आप? तीसरी कैटेगरी, इंटरनल डेटा ट्रांसफर की तीसरी कैटेगरी है, जहां पर आप एक मेमोरी लोकेशन से डेटा को उठाओगे, एक्यूमुलेटर में डालोगे, एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में डालोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करके। अच्छा, पहला बेसिक एग्जांपल पढ़ लो। इस एग्जाम्पल में प्रोसेसर ने मूव को पढ़ा, ऑपकोड इज मूव। ऑपकोड सभी में मूव होगा, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो तो सबका ऑपकोड मूव होगा, है ना। मूव को पढ़ के प्रोसेसर समझ जाएगा डेटा को मूव कराना है, कॉपी कराना है। अब यहां पर 56H लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बता चुका हूं ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। कहां पर समझा चुका हूं? ये यहां पर समझा चुका हूं, ध्यान है आपको? कहां पर यहां पर ने, हाँ जी, यहां समझाई थी मैंने ये बात। देखो जरा कि अगर यहां पर ए अगर नहीं लगा होगा तो क्या होगा, ए अगर है या नहीं है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिंबल नहीं है मतलब ये एक एड्रेस है, और ये सिंबल है मतलब ये एक डायरेक्ट इमीडिएट डेटा है। इज इट क्लियर? मैं आपको समझा चुका हूं, ये बात दोनों में अंतर मैं आपको बता चुका हूं।
ठीक है, मतलब यहां पर आपको क्या होगा, आपके 56H एड्रेस पर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। जैसे मान लो सपोज ए आपका एक मेमोरी है, इस मेमोरी में 56H कहीं पर है और यहां पर 56H पर डेटा 20H लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो पहला इंस्ट्रक्शन आपको क्या बताएगा, इस इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे एक्यूमुलेटर में 20H आ जाएगा। ए मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, रटने वाली बात नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 20H ही रट लो। कुछ भी रट लो मेरे भाई, बस आपको समझ के रटना है। तो क्या हुआ, पहला इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा है कि 56H मेमोरी एड्रेस पर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन पढ़ो, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, दूसरा इंस्ट्रक्शन पहले इंस्ट्रक्शन का जस्ट उल्टा है। मतलब आपका एक्यूमुलेटर का डेटा इस एड्रेस पर कॉपी होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा इस एड्रेस पर कॉपी होगा। पहला वाला तो मैंने लिख दिया, कंटेंट स्टोर इन 56 मेमोरी लोकेशन कॉपीड इनटू एक्यूमुलेटर। 56 पर जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी होगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या लिख रहा है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट 89H पर सेव होगा, है ना। सपोज आपका यहां 89H भी है सपोज, है ना, तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो 89 पर चला जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है ना, समझ में आ रहा है? यहां पर आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है, क्योंकि डेटा जहां से उठाना है या कॉपी करना है उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही लिखा है। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां दो तरह के एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट आपको एड्रेस गिवन है, इस एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में डालो, दूसरे इस एक्यूमुलेटर का डेटा डायरेक्ट इस एड्रेस पर डालो, तो आपके पास ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। इसमें डायरेक्ट आपको ये दोनों जो हैं, दोनों ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जांपल हैं, बिकॉज एड्रेस इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन। क्या बात समझ में आई? आपके इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गिवन है, और जो अगले दोनों जो हैं ये हमारे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल हैं, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड एग्जाम्पल। अच्छा सर ये तो समझाया नहीं, हाँ समझा देता हूं मैं। ये दोनों इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल हैं, ये डायरेक्ट के थे, इनडायरेक्ट के। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल हैं। अब इसको समझ लेते हैं जरा, क्या लिखा हुआ है, मूव ए एट द रेट ऑफ R0, मूव ए एट द रेट ऑफ R0। इसका मतलब क्या है ध्यान से समझे, मूव ए एट द रेट ऑफ R0 इसका मतलब क्या है। देखो पहले ही मैंने बता चुका हूं, एट द रेट किसी के आगे भी लिखा है, इसका मतलब है R0 एक एड्रेस है, उस एड्रेस के डेटा के साथ काम करना है। एट द रेट का मतलब है R0 में एक एड्रेस है, उस एड्रेस पर जो डेटा है उसको उठा के ए में डालना है। क्या बात समझ में आई? पिछली बार डायरेक्ट एड्रेसिंग था, ये डायरेक्ट एड्रेस यहां पर गिवन था, इसलिए ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। यहां ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहां पर बता रहे हैं कि R0 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो डेटा है उसको उठा के एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। क्या बात समझ में आई?
R0 में एड्रेस, और एड्रेस मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है उसको उठा के। सो मैं यहां लिख दूं, क्या आपको समझाने के लिए लिख दूं, डेटा प्रेजेंट एट डेटा प्रेजेंट, यहां पर नहीं, अगले उसमें समझाता हूं, अगले उसमें समझाता हूं। मूव ए, हाँ यहां समझाता हूं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये तो समझ में आ गया। मूव ए एट द रेट ऑफ R0, यही इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या बता रहा है, मैं बार बार आपको समझा चुका हूं। R0 स्टोर अ एड्रेस, R0 स्टोर अ एड्रेस एंड डेटा प्रेजेंट at this address will move to accumulator. This is the simple thing. ये सिंपल बात है हमारी। R0 में एक एड्रेस सेव है और इस एड्रेस पर जो डेटा है, डेटा प्रेजेंट एट दिस एड्रेस, वो हमारा एक्यूमुलेटर में जाएगा। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है जस्ट इसका अपोजिट है। एक्यूमुलेटर का डेटा R1 में नहीं जाएगा, एक्यूमुलेटर का डेटा R1 में जो एड्रेस है उस पर जाएगा। ये अभी मैं समझा चुका हूं, ये मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग में समझा चुका हूं, है ना, इसको परेशान मत हो ना, ये लिखा हुआ है, ये समझाया था मैंने। यहां पर डायरेक्ट एड्रेसिंग में समझाया था, यहां डायरेक्ट आपको डेटा दिखा था, यहां पर डायरेक्ट आपको इमीडिएट डेटा अवेलेबल था। इस डेटा को उठा के R0 में नहीं डालना था, इस डेटा को उठा के R0 में जो एड्रेस सेव है उस पर डालना था। वैसा ही हो रहा है यहां पर, डेटा की जगह एक्यूमुलेटर है। ठीक है, तो बस वही कैटेगरी है, समझना आपको आना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या बोला है, इसमें फोर्थ एग्जाम्पल में आपके एक्यूमुलेटर का डेटा R1 में जो रजिस्टर है उसमें जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले जरा सा पानी पीते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ध्यान से सुने, सुनते चलें बस। फोर्थ, इंटरनल डेटा ट्रांसफर की फोर्थ कैटेगरी ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है फोर्थ कैटेगरी में, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द RN और RN टू द मेमोरी लोकेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब आपको डेटा को R में या R से डेटा डायरेक्ट डालना है, या आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करके भी करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखें, देखो ध्यान से सुनना बच्चे, आप ए कैटेगरी कौन सी है, इंटरनल डेटा ट्रांसफर की ये वो कैटेगरी है जिसमें आप देख पाएंगे, जिसमें आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा कि किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा R के साथ कैसे आप एक्सचेंज करते हैं, है ना। कोई मेमोरी लोकेशन पर डेटा है, उसको R में डालना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, या R का डेटा किसी मेमोरी लोकेशन पर ले जाना है, ये आपको मैं यहां पर सिखाने वाला हूं। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, ये तो बड़ा आसान है, चले समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ें। R445H, यहां पर एक बात बताओ, 45H क्या है, डेटा है? नहीं, अगर 45H के आगे A लगा होता मतलब डायरेक्ट 45 को उठाओ R4 में डाल दो। यहां पर A नहीं लगा है, मतलब का है, मतलब इसका मीनिंग है 45H is a address and
data at 45H will copy to R4। डेटा जो 45H पर है वो हमारा R4 में कॉपी होगा। क्या बात समझ आई? डेटा जो हमारा 45H पर है वो R4 में कॉपी होगा। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? R5 से डेटा उठा के 65 में डालो। व्हाट इज द 65? मतलब डेटा ऑफ R5 will copy at address of 65H। 65H हमारा एक एड्रेस है। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, यहां आपको समझा रहा हूं कि कैसे डेटा रजिस्टर और एड्रेस के बीच में कॉपी होता है ना। मतलब सीधा डेटा R से 65 में चला जाएगा, 65 एड्रेस पर। अगला पढ़ो। ये दोनों डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल हैं, अगले दोनों इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल हैं। यहां डायरेक्ट एड्रेस दिया गया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बार बार एक ही बात बता रहा हूं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यहां पर ये दोनों इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है डेटा डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्शन में गिवन हो, दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है डेटा डायरेक्ट एड्रेस डायरेक्ट आपको नहीं गया है, आपको इनडायरेक्ट वे में एड्रेस दिया है, किसी रजिस्टर में एड्रेस सेव है। ठीक है, अगले दोनों इंस्ट्रक्शन देखें। यहां पर आपको एट द रेट लिखा हुआ है। एट द रेट जब भी आ जाए समझ जाना इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है। मतलब R0 एक एड्रेस सेव किया हुआ है, R0 एक एड्रेस सेव किया हुआ है, उस एड्रेस पर जो डेटा है वो 54 में जाएगा। क्या बात समझ में आई? R0 एक एड्रेस को सेव किया है, उस एड्रेस पर जो डेटा है, यहां पर डायरेक्ट आपका 45 का डेटा यहां गया, यहां पर R0 एक एड्रेस सेव किए है, उस एड्रेस का डेटा 45 पे जाएगा। इसका मतलब है डेटा प्रेजेंट एट एड्रेस सेव इन R0 will copy at 54H। समझ में आया? डेटा प्रेजेंट एट एड्रेस सेव इन R0, जो R0 में एड्रेस सेव है, उस एड्रेस पर जो डेटा है वो हमारा 54H पर जाएगा। समझ रहे हो कितनी लंबी बात है? ठीक है, पर लंबी बात कोई नहीं है, इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गए तो काम हो जाएगा। अगला 45H पर जो डेटा है वो R1 में जाएगा। 45H पर जो डेटा है वो R1 में जाएगा। सही बोला मैंने? गलत बोला सर आपने? ये तो इस तरह की बात हो गई। फिर इन दोनों में अंतर क्या रह गया? 45H पर जो डेटा है वो R4 में जाएगा। 45H इज एड्रेस एंड डेटा एट दिस। तो फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? हाँ जी, दोनों में अंतर है। क्या? यहां पर 45H पर जो डेटा है वो R1 में जा रहा था, R4 में जा रहा था। यहां 45H पर जो डेटा है वो कहां जाएगा? जो एड्रेस R1 स्टोर किया है। तो 45H इज एड्रेस एंड डेटा at 45H will copy to address given in R1।
कहां पर कॉपी होगा? जो एड्रेस गिवन है R1 में, ना कि R1 में। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर ये एट द रेट नहीं लिखा है 45 पर जो डेटा है उठा के R1 में डाल दो, और एट द रेट लिखा है मतलब आपको इनडायरेक्ट एड्रेस दिया गया है 45 का डेटा उठा के R1 में जो एड्रेस है उसमें कॉपी करो। ठीक है क्या? मेरे हिसाब से देखो, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको याद करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप 8085 के इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हो तो आसान लगेगा आपको, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं है, केवल देखो एक ही तरह की बातें कर रहा हूं मैं, उसी को घुमा घुमा के बोल रहा हूं, एक ही तरह की बातें कर रहा हूं मैं। सिंपल सी बात है, अगर एट द रेट लगा दिया किसी रजिस्टर के आगे तो वो एड्रेस सेव किया है, उस एड्रेस पे जो डेटा है, जो डेटा सेव करना है, उठाना है, उसकी बात होगी। अगर एट द रेट नहीं लगा हुआ है, अगर एट द रेट नहीं लगा हुआ है तो सिंपल इस रजिस्टर पर डेटा उठाना है या डेटा डालना है। मूव के लिए बात कर रहे हैं। तो एट द रेट है तो ए एड्रेस सेव करेगा, रजिस्टर एक एड्रेस सेव करेगा, उस एड्रेस पर डेटा को उठाना पड़ेगा या डालना पड़ेगा। उस एड्रेस पर डेटा को या कॉपी करना पड़ेगा या वहां से उठाना पड़ेगा। और अगर यहां पर एट द रेट नहीं है तो डायरेक्टली इस रजिस्टर के साथ ही आपको काम करना है। आसान है। अगर 45 एक एग्जांपल डायरेक्ट लिखा है मतलब ये एक मेमोरी लोकेशन है, यहां से डेटा को उठाना है या कॉपी करना है। और अगर इसके आगे ये लगा हुआ है तो ये डेटा है, इस डेटा को ही डायरेक्ट उठाना है। क्या बात समझ में आ रही है? बड़ी आसान आसान सी बातें हैं। हाँ जी, अगला लास्ट हमारा जो ई है, हमारे इंटरनल इंस्ट्रक्शन जो हमारे लिखे हुए हैं उसका अगला है ई। ठीक है, अगला जो हमारा है ई, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो ई में क्या लिखा हुआ है लास्ट, इसमें मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द अनदर मेमोरी लोकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके दिमाग में ये भी तो बात आई होगी कि सर डायरेक्ट एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में भी तो डाल सकते हो। अभी तक यहां पर आप क्या कर रहे थे, R5 का डेटा 65 पर डाल रहे थे, 45 का डेटा R4 पर डाल रहे थे। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि दो मेमोरी के बीच में भी तो कम्युनिकेशन हो सकता है। हमने क्या बोला था कि डेटा को दो मेमोरी के बीच में डालो, एक मेमोरी से उठा के रजिस्टर में, एक मेमोरी से उठा के एक्यूमुलेटर में। तो 1 बाय 1 हम सब समझ रहे हैं बच्चे, 1 बाय 1 आप देख रहे होगे। अगर आप वीडियो को बड़े धीरे धीरे आराम से अगर समझोगे तो मैंने बड़े क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है कि चीजें क्या हो रही हैं। लास्ट इसको पढ़ें, आपका डेटा दो मेमोरी लोकेशन के बीच में ट्रांसफर होगा। मूव अ कंटेंट ऑफ मेमोरी, एक मेमोरी के डेटा को उठा के कंटेंट ऑफ मेमोरी, एक मेमोरी लोकेशन से डेटा को उठा के अनदर मेमोरी लोकेशन पर डालना है। अब मेमोरी लोकेशन आपको डायरेक्ट या तो गिवन होगी या इनडायरेक्ट गिवन होगी। इज इट क्लियर? डेटा को एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी पर डालना है, बस इतनी सी बात है। अब मेमोरी डायरेक्ट गिवन होगी या इनडायरेक्ट गिवन होगी। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ जी सर, ये तो बड़ी आसान बात बोली थी आपने, समझ आ गई। चलें देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, 68H और 45H। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं भी ऐसा इमीडिएट वाला साइन नहीं बना है, तो मतलब ये दोनों हमारे एड्रेस हैं। सिंपल, 68 का डेटा उठाओ 45 में डाल दो। कंटेंट ऑफ 68 will copy at the 45, content stored in 68 copy into 45 मेमोरी लोकेशन। 45H जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर जो 68 में सेव है उसको उठाकर कॉपी कर देना है। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब एड्रेस डायरेक्ट गिवन है, इनडायरेक्ट मतलब आपका एड्रेस डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट वे में है। दूसरा वाला इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, मतलब
यहां अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन, व्हाट इज दिस, R0, वही बात बार बार है, एट द रेट लिखा है, मतलब R0 एक एड्रेस सेव किए है, उस एड्रेस पे जो डेटा है मेरे भाई उसको उठा के 47H पर कॉपी कर दो। So data present at the address store in R0 will copy at 47H. Is it clear or not? डेटा जो भी डेटा प्रेजेंट एट एड्रेस सेव इन R0 विल कॉपी इन 44H। ये इसी का एक एग्जांपल आ गया, इसी में जो ऊपर है ना, इसमें ही एक एग्जांपल आ गया डायरेक्ट। जो ऊपर लिखा है सिमिलर वे यही एग्जांपल है, बस इसमें मैंने कैटेगरी स्पेशलाइज कर दी। इज इट क्लियर? डेटा आपका जो ये दोनों एक ही एग्जांपल, अगर आप देखें दोनों R0 एक एड्रेस सेव किए है, उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको उठा के 47 पर ले जाओ। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है क्या? समझ में आ गया? हाँ जी। अगला जो है एक्सटर्नल मेमोरी इंस्ट्रक्शन है। मतलब आपने अभी तक डेटा को इंटरनली मूव कराया था, अब आप एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा को इंटरनल मेमोरी में ले सकते हो। मतलब हाँ जी, इंटरनल मेमोरी मतलब आपके जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्टर, आपके एसएफआर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ये इंटरनल का एग्जांपल हो गए। एक्सटर्नल मेमोरी कहीं आपके बाहर एक्सटर्नल रैम है, एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसका एड्रेस आपको पता है, उस एड्रेस का यूज करोगे डेटा को मूव कराने के लिए। एक्सटर्नल मेमोरी इंस्ट्रक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? एक्सटर्नल मेमोरी इंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ें, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर टू द मेमोरी लोकेशन। आप क्या करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करके मेमोरी लोकेशन जो कि एक्सटर्नल है उसके कंटेंट को एक्यूमुलेटर में डाल सकते हैं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आप एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन में डाल सकते हैं। सिंपल, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर, मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में डालो या एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी लोकेशन पर डालो, एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन पर डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां जो आप एक्स ध्यान दे रहे होगे, ये आपको बताएगा कि ये एक्सटर्नल मेमोरी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। एक्स बताता है एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, यहां डेटा को आप एक्सटर्नल मेमोरी से ले रहे हो या दे रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां जो आपके इंस्ट्रक्शन में एक्स लगा है, पिछले कोई भी इंस्ट्रक्शन में एक्स नहीं लगा था। आप बोलो इसको इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, यहां अगर मैं एक्स लगा दूं तो ये एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस हो जाएगा। वही एड्रेस इंटरनल में भी है भाई, वही एड्रेस एक्सटर्नल में भी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स आपको बता रहा है कि आप एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं या डेटा एक्सटर्नल मेमोरी में डाल रहे हैं। एक्स जो लिखा हुआ है, एक्स आपको एक्सटर्नल मेमोरी का बारे में बताएगा। अब अगला तो कुछ नहीं है, एट द रेट ऑफ R0 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। R0 में एक डेटा सेव है, R0 में एक 80H सेव है, और एक्चुअली में ये हमारा 80 जो है ये हमारा एक एक्सटर्नल एड्रेस है। तो अब 80H पर जो डेटा है उस डेटा को आप उठाओगे एक्यूमुलेटर में डाल दोगे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चे? ध्यान से देखो,
आपको समझ में क्या आया? यहां पर आपको समझ में आया कि आपको यहां पर एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा का कम्युनिकेशन कर, एक्सटर्नल मेमोरी पर जो डेटा है उसका कम्युनिकेशन कराना है एक्यूमुलेटर के साथ या रजिस्टर के साथ, या इंटरनल के साथ एक्सटर्नल का कम्युनिकेशन कराना है। एक्सटर्नल आपको डायरेक्ट एड्रेस रहेगा या इनडायरेक्ट एड्रेस रहेगा, बस आप समझोगे कैसे? एक्स लिखा है मतलब एक्सटर्नल है, क्योंकि एड्रेस तो सिमिलर है, वही एड्रेस इंटरनल में भी है, वही एड्रेस एक्सटर्नल में भी है। तो आपके प्रोसेसर को, आपके कंट्रोलर को कैसे पता पड़ेगा आप डेटा को किसके साथ कम्युनिकेट करा रहे हो, इंटरनल के साथ, एक्सटर्नल के साथ? ठीक है, तो यहां क्या बोला मैंने, यहां R0 एक एड्रेस सेव किए है, उस एड्रेस में जो डेटा है उसको उठा के एक्यूमुलेटर में डालना है, कॉपी करना है। R0 सपोज 80H स्टोर किए था, तो 80H एक एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस सेव किए हुए है, और उस पर जो डेटा है उसको उठा के एक्यूमुलेटर में कॉपी कर देना है। समझ में आया? अगला, एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी करना है R0, उल्टा है बिल्कुल, जो पहले वाले इंस्ट्रक्शन का उल्टा है। एट द रेट का मतलब, बार बार बोल रहा हूं, एट द रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है R0 एक एड्रेस सेव किए है, उस एड्रेस पर आपके एक्यूमुलेटर के डेटा को कॉपी करना है। R0 एक एड्रेस सेव किए है और वो एड्रेस एक्सटर्नल मेमोरी का है बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां X बता रहा है एक्सटर्नल मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर ये X नहीं होता तो ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। X लगा है तो नई चीज आप सीख रहे हो कि ऑलरेडी आपका जो R0 सेव किए है वो एक एड्रेस है, और एड्रेस एक्सटर्नल का है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि ये इंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहां पर पढ़ चुके हो, मैं दिखाऊं आपको कहां पर पढ़ा है आपने? आ, 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 हाँ जी, ये पढ़ा है। देखो, देखो आप, देखो आप, यहां पर X नहीं लगा था, मतलब R0 पर एक एड्रेस सेव है, उसके डेटा को उठा के एक्यूमुलेटर में डालो। यहां पर बस X लगा दिया तो भी यही होगा। बस इतनी सी बात हमको समझ में आ गई कि जो R0 में जो एड्रेस सेव है एक्सटर्नल मेमोरी का है। अगर X, देखो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं वही बात बता रहा हूं, ये आप इंटरनल में ट्रांसफर कर रहे हो डेटा का, और अगर आपने X लगा दिया तो कुछ नहीं है, आप जो ट्रांसफर करेंगे डेटा का वो एक्सटर्नल के बीच में करेंगे। एक्यूमुलेटर से डेटा आपके रजिस्टर R0 में जो एड्रेस है उस पर जाएगा, और ये हमारा एक्सटर्नल एड्रेस को सेव किया है। अगला बड़ा आसान है, DPTR एक रजिस्टर है, और DPTR रजिस्टर पर जो सेव है वो एड्रेस है, और वो एड्रेस एक्सटर्नल का है। उस एड्रेस पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। मतलब DPTR एक एड्रेस सेव किए, एट द रेट का मतलब है एड्रेस, उस एड्रेस पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, और ये एक एक्सटर्नल का एड्रेस सेव की है क्योंकि यहां पर X दिख रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? अब बच्चे आप अगर ध्यान दें, अभी तक हमने जितने भी डेटा ट्रांसफर किए थे वो डेटा मेमोरी के बीच में किए थे, मतलब या तो हमारा इंटरनल रैम होगा या एक्सटर्नल रैम होगा। अभी तक हमने डेटा को प्रोग्राम मेमोरी से कभी हमने मूव नहीं कराया था। मतलब सर, हाँ जी, अब ध्यान दें जरा, अब ध्यान दें। हाँ जी, क्या लिखा है ध्यान दें, मैंने क्या बोला कि अभी तक आपने डेटा मेमोरी के बीच में डेटा का मूवमेंट कराया था, डेटा कॉपी कराया था, डेटा आपने वहां पर ट्रांसफर कराया था। आपने अभी तक प्रोग्राम मेमोरी, आपको मैं बता चुका हूं
दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो डेटा मेमोरी और एक प्रोग्राम मेमोरी। याद है? डेटा मेमोरी हमारी रैम है, प्रोग्राम मेमोरी हमारी रोम है। अब रैम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। समझ में आ रहा है? ये पूरा मैं आपको बता चुका हूं। हाँ जी, अभी तक आप ये पूरा डेटा मेमोरी के बीच में बात कर रहे थे, अभी तक आपने डेटा मेमोरी को लेकर ही बात की है। कभी आपने प्रोग्राम मेमोरी से डेटा मेमोरी में डेटा ट्रांसफर नहीं कराया है। अब हम करेंगे मूव द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी के कंटेंट को आप कहां पर डालोगे? डेटा मेमोरी में डालोगे। पता कैसे पड़ेगा सर? यहां जो सी लिखा हुआ है, यहां जो सी लिखा हुआ है, ये आपको बताएगा कि यू आर मूविंग द डेटा फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी टू द इंटरनल रैम। यू आर मूविंग द डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी में भी एड्रेस है, जैसे प्रोग्राम मेमोरी है, सपोज दिस इज योर प्रोग्राम मेमोरी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये हमारी एक प्रोग्राम मेमोरी है। अब बच्चे यहां पर मेमोरी है मतलब एड्रेस है, ये प्रोग्राम मेमोरी है, इसके एड्रेसेस हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यहां पर इसका एड्रेस है, एड्रेस 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 एड्रेस। अब बस इस एड्रेस के बेस पे आप इसको फैच करोगे। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। पहला इंस्ट्रक्शन है एक्यूमुलेटर डेटा को डीपीटीआर डेटा के साथ ऐड करो, और ऐड होने के बाद जो इनका रिजल्ट है वो एक एड्रेस है प्रोग्राम मेमोरी का। वापस से बोलता हूं, कंफ्यूजन हो सकता है। ए प्लस डीपीटीआर लिखा हुआ है, मतलब एक्यूमुलेटर डेटा को डीपीटीआर डेटा के साथ ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, और इसका जो रिजल्ट है, जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आया, वो एक्चुअली एड्रेस है किसका? हमारी प्रोग्राम मेमोरी का। और उस पर जो रिजल्ट पर जो हमारे डेटा मिलेगा वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो एट द रेट का मतलब क्या है कि आपको यहां प्रोग्राम मेमोरी में दो। पहले सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है आप प्रोग्राम मेमोरी की बात कर रहे हो। अब आपको प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस कहां है, ये एड्रेस लिखने के तरीके हैं। एट द रेट है मतलब यहां जो आपने दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आया, वो सपोज करो ये रिजल्ट हुआ, यहां का एड्रेस हुआ, तो इस एड्रेस पर जो डेटा है, दैट डेटा विल ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटर। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अगला इंस्ट्रक्शन भी पढ़ें, बिल्कुल ऐसा ही है। अगला इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ें, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है सर? ऐसा। एक्यूमुलेटर के डेटा को प्रोग्राम काउंटर के साथ ऐड करें। एक्यूमुलेटर का डेटा प्रोग्राम काउंटर के साथ आप ऐड करेंगे, और उस ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट एक्चुअली में आपका क्या है? एक एड्रेस है प्रोग्राम मेमोरी का, और उस एड्रेस पर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। मतलब आप चाहें तो लिख दूं मैं क्या? यहां क्या है, यहां क्या लिख दूं? यहां ये लिखा है रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर प्लस प्रोग्राम काउंटर गिव द एड्रेस ऑफ प्रोग्राम मेमोरी। रिजल्ट ऑफ ए प्लस पीसी गिव द एड्रेस ऑफ प्रोग्राम मेमोरी and at this address data will
we at this address data will be move to accumulator। क्या बात समझ में आई? इन दोनों का आपने ऐड किया, रिजल्ट ऑफ a प्लस सी गिव द एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी। आपको ये एड्रेस देंगे और उस एड्रेस पर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर जो सी लिखा हुआ है ये आपको बता रहा है कि यू आर डीलिंग विथ अ प्रोग्राम मेमोरी। एक्स लिखा था एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना। चल, आपका वीडियो मैं देख रहा हूं काफी लंबा हो गया है, तो अभी मुझे अब इससे अगले पार्ट में कवर करना है। दो तरह के डेटा इंस्ट्रक्शन और रह गए, पुश एंड पॉप और एक्सचेंज, है ना। पुश एंड पॉप एंड एक्सचेंज। तो आपको ये समझाने के लिए पुश एंड पॉप एंड हमारे क्या बोलते हैं, ये हम अगले क्लास में समझेंगे। ऑलरेडी हमारा वीडियो लंबा हो गया, तो हम इसको अगली क्लास में समझेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी बच्चे। देखो, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एकदम से आपको चीजें एकदम समझ में नहीं आएंगी। आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर वीडियो को जरा आराम से देखें और थोड़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस करें। जो मैंने लिखा है इंस्ट्रक्शन को अपने हाथ से लिखें, गारंटेड आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं लिख के दे रहा हूं, चीजें समझ में आएंगी। अगर एक बार समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो को और देख लें, समझ जाओगे। ठीक है बच्चे, चलें तो अगली क्लास में हम इसके रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। जो हमारे मूव इंस्ट्रक्शन पहला पार्ट था, हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का अगला है पुश एंड पॉप और अगला है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ेंगे। और अगर हुआ तो हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।